नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक सेमीकंडक्टर कंपनी की जो हैदराबाद बेस्ड है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। लगभग 25-26 साल से ये बाज़ार में है और आप ये देखिए कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ही उथल पुथल वाली और उतार चढ़ाव से भरी इंडस्ट्री है। उस इंडस्ट्री में एक भारतीय कंपनी का सरवाइव करना बहुत ही बड़ी बात है। तो कंपनी का नाम है मॉसचिप, MOSCHIP। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और 1999 में 1999 में कंपनी की स्थापना हुई और भारत की पहली फैबलेस कंपनी है। अब ये फैबलेस क्या होता है, इसके बारे में हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। कंपनी जो है उसका हेडक्वार्टर जैसे मैंने बताया वो हैदराबाद में है। इसके अलावा सिलिकॉन वैली USA में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में और पुणे में इसके ऑफिसेज हैं। तो आप जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ये जो कंपनी है मॉसचिप, ये एंड टू एंड सेमीकंडक्टर एंड सिस्टम डिज़ाइन सर्विस प्रोवाइडर है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको चीज़ लगी होगी, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। और आप में से जो लोग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हों तो कृपया मुझे माफ़ करें कि मैं इस चीज़ को बहुत ही सरल तरीके से अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। उसका कारण ये है कि मेरे पास फिर आप लोग जो इस बारे में जानते हैं उनके कमेंट्स आते हैं कि मैं साइंटिफिक चीज़ों को या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को मैं इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें करके समझाऊं। तो देखिए, आप जो मेरे दर्शक हैं वो उनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनका शेयर बाज़ार से सिर्फ इतना सा लेना देना है कि वो शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। हो सकता है उनका बैकग्राउंड आर्ट्स का हो सकता है इनका बैकग्राउंड साइंस का हो सकता है इनका बैकग्राउंड कोई बिज़नेस का हो और वो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा परिचित ना हो। तो आप लोगों की सुविधा के लिए ही मैं ऐसी चीज़ आपके सामने पेश करता हूं जिससे आप लोगों को सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। तो एज शेयर होल्डर हमें सिर्फ इतना समझना है, बेसिक समझना है कि कंपनी क्या करती है और कंपनी का बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल क्या है, ताकि हम एक सुगम समझा हुआ निर्णय इस शेयर के बारे में ले सकें। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो है वो एक मटेरियल होता है, एक एलिमेंट होता है और ये जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हैं ये दो मेन सेमीकंडक्टर्स हैं। अब इन सेमीकंडक्टर्स की सहायता से हम लोग चिप्स बनाया करते हैं। वो चिप का मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी भी सर्किट की या किसी भी इक्विपमेंट की जान होती है। आजकल तो चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे मोटर कार हो, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे कोई कैमरा हो, मोबाइल हो, हर जगह जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं उन सब में ये चिप का इस्तेमाल होता है। तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली एक सेमीकंडक्टर की चिप के बनाने के क्षेत्र में कार्यरत है। अब आप बात करेंगे कि भाई ये जो है क्या चिप मेकर है, मतलब एक्चुअली क्या ये हार्डवेयर बनाती है यानी चिप को प्रोड्यूस करती है? नहीं। जैसे हमने पहले आपको बोला कि ये फैबलेस कंपनी है। अब ये फैबलेस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी है चिप नहीं बनाती है, ये चिप को केवल डिज़ाइन करती है। अब ये डिज़ाइन क्या होता है और सिस्टम इंटीग्रेशन क्या होता है ये भी आगे समझेंगे। लेकिन बात ये है कि जो चिप का में आखिर किस तरीके से सर्किट बनेगा या ये चिप किस तरीके से काम करेगी या वो उसके अंदर किस तरीके से वायरिंग होगी, वो ये डिसाइड करती है। जो एक्चुअली चिप होती है वो फैक्ट्रीज़ जिनको फैब्स बोलते हैं, यानी फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़, आप ऐसे समझ लीजिए। फैब्रिकेशन का एक एब्रीविएशन है। तो ये जो चिप्स एक्चुअली जहाँ मैन्युफैक्चर होती है उनको फाउंड्री या फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़, चिप फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़ कहा जाता है। तो ये फैबलेस कंपनी है, यानी कि ये सिर्फ चिप डिज़ाइन करती है। अब ये अगर उदाहरण दें तो एक TSMC करके जो ताइवान की कंपनी है जहाँ NVIDIA की चिप्स प्रोड्यूस होती हैं, तो वो एक फाउंड्री। इसके अलावा सैमसंग की भी एक फाउंड्री है, यानी सैमसंग अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में चिप्स इस्तेमाल करता है उसकी फैक्ट्री भी, यानी वो खुद अपनी उस फैक्ट्री में, फाउंड्री में चिप प्रोड्यूस करता है। तो ये एग्जैक्टली क्या करती है वो देखिए, ये क्या है कि ये ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए कस्टमाइज्ड
सिलिकॉन डिज़ाइन करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इनके पास आता है, जैसे मान लीजिए एप्पल आता है, तो एप्पल कहता है देखिए मुझे इस अपने स्मार्टफोन के लिए इस तरह का काम करने वाली एक चिप चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मुझे चाहिए। तो ये क्या करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, यानी उसके लिए मैप बनाते हैं कि आखिरकार ये जो काम है, ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये आखिर किस तरीके से काम करेगा, और उसके अंदर सर्किटरी डिसाइड करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा देखिए इसको ओवर सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि चिप की जो डिज़ाइन है, चिप का जो नक्शा है, वो ये तैयार करते हैं। साथ ही साथ ये सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर और ड्राइवर टाइप चीज़ें भी बनाते हैं। तो एक एक करके आप समझते हैं कि इनके आखिरकार एग्जैक्टली ये क्या करते हैं। तो देखिए, एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाते हैं, यानी कि जैसे मैंने बताया, कोई ऑटोमोबाइल वाला इनके पास आया, उसने कहा मेरे को अपने कार के लिए एक इस तरह की चिप चाहिए, तो उसको उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चिप बना के देते हैं। फिर कोई अगर जैसे एप्पल वाला आया, वो को मोबाइल के लिए चाहिए। फिर एक रेफ्रिजरेटर वाला आया, उसको अब रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट से चाहिए। कोई एआई वाला, इनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज़ करने वाला कोई इनके पास कस्टमर आया है, तो उसके लिए अलग तरह की डिज़ाइन है। तो ये सब तरह की डिज़ाइन, ये कस्टमाइज्ड स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको ASIC बोलते हैं, वो तैयार करते हैं। फिर इसके बाद कनेक्टिविटी ICs तैयार करते हैं, जैसे USB और नेटवर्किंग के लिए जो चिप्स जो हैं वो ये डिज़ाइन करते हैं। फिर ये सीरियलाइज्ड डीसीरियलाइज्ड IPs, यानी कि ये भी थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, कहने का मतलब ये हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र जब होता है किसी इक्विपमेंट से, तो उनके लिए ये इंटरफेस, यानी उनको कनेक्ट करने वाली चीज़ें, उन इंटरफेस यानी चिप्स ये बनाते हैं। फिर जो हार्डवेयर पार्ट ये हो गया, इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है, उस पूरे सिस्टम को रन करने के लिए आपने हार्डवेयर बना दिया, डिज़ाइन कर दिया, उसको सॉफ्टवेयर के साथ रन कैसे, वो किस सॉफ्टवेयर पर रन करेगा, तो वो ये बनाते हैं। इसके अलावा ये रेडीमेड जो है ये डिज़ाइन भी तैयार करते हैं, रेडीमेड चिप डिज़ाइन भी तैयार करते हैं और ये बेचते हैं। जैसे मान लीजिए आपको USB के लिए हर जगह USB काम आता है, तो USB की आपकी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं, एक जनरल रिक्वायरमेंट है, तो आपने इस तरह के USB और जो मेन सर्किट है उसके बीच में इंटरेक्ट करने के लिए एक आपने प्रोटोटाइप, मतलब एक जनरलाइज्ड चिप तैयार कर रखी है। तो जो भी उसको इस्तेमाल करना चाहे वो उस चिप की डिज़ाइन इनसे खरीद सकता है। ये इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, यानी इनकी खुद की वो डिज़ाइन होती है, जिसके लिए ये उससे लाइसेंस फीस, यानी कि जो कस्टमर जिनको इन्होंने दिया है उससे ये लाइसेंस फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है, ये जिन कंपनीज़ के लिए काम करते हैं उनके लिए मैन पावर भी प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि मान लीजिए कि किसी कंपनी को ये काम, कोई कंपनी एक पर्टिकुलर काम इनसे करवाना चाहती है, लेकिन वो काम ये इनकी लैब में नहीं करवाना चाहती। वो ये चाहती है भाई आप जो है ना हमारी लैब में आके, आपके आदमी हमारी लैब में आके काम कंप्लीट कर दें, तो वो काम भी ये करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इनके काम हुए। अब ये जो कंपनी है ये भारत की एक रेयर कंपनी है। अब ये रेयर कंपनी क्यों है? देखिए 1999 में, 1999 में जब इसकी स्थापना हुई, आज इसको 26 साल हो गए। उस समय जो टेक्नोलॉजी थी वो ऑल टुगेदर डिफरेंट थी, और डे बाई डे ये टेक्नोलॉजी जो है स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में लगातार चेंज हो रही है, नया नया डिज़ाइन आए जा रहा है। अभी आप ये देख लीजिए, ये 2G से 3G से 4G से 5G तक हम पहुंच गए और 6G की बात कर रहे हैं, और इनमें करीब करीब ये 2G से लेके 6G जो जनरेशन है ना, इसमें 8 या 10 साल से ज़्यादा का चेंज नहीं है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। यानी 10 साल में 2G से 6G पर हम पहुंच गए। तो इस तरह की जब आप रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज होते हैं, तो इनको अपने जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है ना, मतलब अपने आप को अब्रेस्ट रखने के लिए और ग्राहक को इन जो रिक्वायर्ड जो टेक्नोलॉजी उसको प्रोवाइड करने के लिए इनको अपने आप को अपडेट करता रहना पड़ता है। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी का अपडेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये रेयर कंपनी है, क्योंकि कोई कंपनी इस तरह से उतार चढ़ाव वाली इंडस्ट्री में, यानी कि सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाली इंडस्ट्री है,
और उस इंडस्ट्री में अगर आप 26 साल सर्वाइव कर जाएं तो इसका मतलब ये है कि आप में कुछ दम जो है, कुछ एक्स्ट्रा दम ही है। अब ये बात करते हैं कि आखिरकार ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इतनी उतार चढ़ाव वाली क्यों है। तो देखिए उसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो एंड यूज़र है ना वो डोमिनेट करता है। एंड यूज़र जिस तरह की टेक्नोलॉजी आपसे चाहता है, ठीक है, तो वो जब अपने हाथ, मान लीजिए जैसे मान लीजिए एप्पल है, एप्पल ने प्रोडक्शन कट कर दिया या एप्पल की एंड यूज़र की डिमांड नहीं आ रही, यानी उसके फ़ोन नहीं बिक रहे, तो वो क्या कहेगा, भाई मुझे अब सेमीकंडक्टर की जो चिप्स है ना उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको कम कर देगा, यानी ऑर्डर देना वो कम कर देगा। एक चीज़ तो ये। दूसरा ये कि जैसे कोविड के टाइम हुआ, तो यहाँ तो क्या हुआ, एकदम से इंडस्ट्री में स्लम्प आ गया। अब कोविड के टाइम क्या हुआ, कोविड के टाइम ये हुआ कि कोई चिप मिल ही नहीं रही थी। तो जब ये वहाँ पर इस तरीका तेज़ी थी चिप के बाज़ार में कि आदमी को ढूंढे से भी चिप नहीं मिल रही थी। मतलब किसी भी मैन्युफैक्चरर को या एप्पल टाइप कंपनीज को या किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को ढूंढे से भी चिप नहीं मिल रही थी। तो कभी तो बहुत ही ज़्यादा स्लम्प आ जाता है, कई बार बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। तो एक तो ये, तो रेवेन्यू का जो इनका जो स्टेबिलिटी है ना वो नहीं होती, वॉलेटाइल रेवेन्यू इनका रहता है। फिर क्या है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन जो है ना वो बड़ी आम बात है इसमें। अब जैसे हो क्या रहा है, चाइना में कुछ प्रॉब्लम आई और अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम आई, अब ट्रम्प साहब के टेंट्रम्स तो आप देख ही रहे हैं। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो जो सेमीकंडक्टर का जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो मिलना बंद हो जाता है। जब वो मिलना बंद हो जाता है तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर कुछ बना नहीं सकता। जब मैन्युफैक्चरर नहीं बना सकता तो डिज़ाइन वाले से क्या बनवाओगे। तो एक दिक्कत ये। फिर क्या है, जो मैंने बताया कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, टैलेंट की जो है वो बहुत ही मारामारी रहती है, बहुत ही कम टैलेंट इसमें अवेलेबल होता है। अब रेवेन्यू की बात करें तो जो इनका रेवेन्यू आता है वो कस्टम चिप डिज़ाइन सर्विस से मेनली आता है, यानी कि जिन लोगों के लिए ये कस्टम चिप डिज़ाइन करते हैं तो वो इनको एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड फ़ीस देते हैं। यानी आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ठीक है, तो या तो ये वन टाइम फीस दे देंगे या जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, भाई 50% आपने मेरी चिप डिज़ाइन कर दी या आपने कोई माइलस्टोन डिसाइड कर दिया तो उस हिसाब से इनको पैसे मिलेंगे। फिर कुछ और एक माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया तो फिर कुछ और पैसा मिलेगा। तो इस तरह से तो टुकड़ों में या एक साथ होगा। फिर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो मैंने बताया कि एक तरीके से ये इन्होंने कुछ इस तरह की चिप डिज़ाइन कर रखी है जिनको ये कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब वो यूनिवर्सल टाइप चीज़ें हैं, किसी भी सर्किट में वो यूज़ की जा सकती हैं। तो उनके लिए जो इनके पास उनका आईपी है यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो उसकी लाइसेंस फीस जो है ना ये चार्ज करते हैं। तो जैसे इसका उदाहरण ये है बड़ा अच्छा कि जैसे हम लोग जो MS ऑफिस इस्तेमाल करते हैं तो वो अगर हमारे पास लाइसेंस वर्जन है तो उस लाइसेंस का हमको पैसा देना पड़ता है, और वो जो सोल्यूशन बना रखा है वो माइक्रोसॉफ्ट में बना रखा है तो माइक्रोसॉफ्ट को हमको फीस देनी होती है। तो उसी तरीके की रेडीमेड चीज़ ये बना के रखते हैं जिनको ये बाद में दे देते हैं। इसके अलावा ये एम्बेडेड सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी यूज़ करते हैं, यानी कि ये उस जो पर्टिकुलर चिप इन्होंने डिज़ाइन की उसके लिए ये ड्राइवर्स भी बनाते हैं। जब तक आप ड्राइवर नहीं बनाओगे तब तक वो चिप जो है केवल हार्डवेयर पे रह जाएगी, वो काम नहीं करेगी। तो ये 3 बेसिकली इनके रेवेन्यू स्ट्रीम है। अब अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए हाईली कॉम्प्लेक्स और हाईली टेक्नोलॉजिकली इनोवेटिव इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, और उसमें जो सरवाइव करता है ना वो वाकई कंपनी बहुत ही अच्छी होती है। मतलब वो उस कंपनी के लोगों को, उसके मैनेजमेंट को ये पता है कि एक्चुअली टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट क्या है और हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। तो 25-26 साल से ये कंपनी सरवाइव कर रही है। फिर क्या है कि जो टैलेंट है वो 75% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि कोई ये प्रोजेक्ट लेते हैं तो वहाँ पर जो लेबर की या एम्प्लॉई की जो कॉस्ट होती है वो 75% होती है, क्योंकि सारा दिमाग जो है ना वो नक्शा बनाने में जाता है। तो चिप डिज़ाइन का मतलब एक नक्शा बनाना एक तरीके से। तो उसमें क्या है, टैलेंट की एक्सट्रीम शॉर्टेज है और बहुत जल्दी जो टैलेंट है ना वो छोड़ के चला जाता है। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है। तो इनकी एक मॉसचिप एकेडमी फॉर सिलिकॉन सिस्टम्स करके इन्होंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुद का खोल रखा है, और साल में 2 बार ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का रिक्रूट करते हैं ताकि, और उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अपडेट करते हैं
ताकि इनको जो टैलेंट की जो शॉर्टेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो नहीं आए। फिर क्या है कि जो दिन ब दिन आप ये देखिए कि एआई से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड और इस तरह के नए नए एप्लीकेशंस जो है ना वो लगातार डेवलप होते जा रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्या चीज़ हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये हुआ कि आपकी एक चिप जो है ना वो लगी हुई है, जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में एक चिप लगी हुई है और वहाँ पर आपकी दूध की बोतल जो है वो उसके नीचे, जहाँ आपके दूध की बोतल रखते हैं वहाँ उसके नीचे एक चिप लगी हुई है, तो वो वज़न से बता देता है कि भाई ये दूध कितना खाली है, कितना बड़ा, और वो इंटरेक्ट जो है ना करती है किससे, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है आपके मोबाइल फ़ोन से। मतलब वो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है वो चिप, और इंटरनेट के माध्यम से वो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक सिग्नल भेजती है कि भाई ये जो दूध है ना ये ख़त्म हो रहा है। अब वो कैसे, वो वज़न, एक्चुअली उसमें एक सेंसर लगा रहता है तो वज़न से वो चेक करता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स जहाँ पे चीज़ें एक दूसरे से बात कर सकती हैं, यहाँ मोबाइल फ़ोन और रेफ्रिजरेटर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। अब वीकनेस की बात करूँ तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो इनकी कंप्लीट डिपेंडेंस है वो एंड यूज़र इंडस्ट्री पे है, वो चाहे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, चाहे और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, चाहे एआई के डेवलपमेंट से रिलेटेड हो। फिर जो दूसरी बात है वो ये है कि जो इनके क्लाइंट्स हैं वो जहाँ जिनके लिए काम करते हैं, ठीक है, या तो वो हो सकता है खुद ही मैन्युफैक्चरर हो या किसी दूसरे चिप डिज़ाइन वाली कंपनीज़ के लिए ये काम आउटसोर्सिंग का काम भी करते हैं। तो अगर वहाँ पर यानी कि जिनके लिए आउटसोर्सिंग का काम ये करते हैं वो 4 या 5 बहुत बड़े प्लेयर हैं वर्ल्ड के, ठीक है, वो इस मार्केट में डोमिनेट करते हैं। तो अगर किसी कारण से वो इनको ऑर्डर देना बंद करें तो इनको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर इनके जो कंसंट्रेशन ऑफ क्लाइंट्स हैं तो इनके ज़्यादातर रेवेन्यू जो है वो 7 या 8 क्लाइंट से ही आता है। तो क्लाइंट कंसंट्रेशन जो है, मतलब अगर कोई भी 1 या 2 क्लाइंट्स भी अगर इनसे मुकर जाएं या इनको ऑर्डर देना बंद कर दें तो इनको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इस कंसंट्रेशन को ये डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्री को हमारी सरकार बढ़ावा देना चाह रही है, तो ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए भी काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। और अभी इन्होंने जो सरकार का स्मार्ट मीटर जो प्रोजेक्ट है तो ये स्मार्ट मीटर के लिए इन्होंने कुछ चिप्स भी डिज़ाइन किए और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। तो इस तरीके से ये जो क्लाइंट कंसंट्रेशन के जो इशू है ना वो ये रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं इनका मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप जो है बहुत छोटा है, 3200 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई बहुत ही एवरेज है, 11% का आरओई है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है। उसका कारण ये इनको इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो सारा खेल है वो दिमाग का है। और जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं वैसे वैसे इनके पास पैसा आता रहता है, तो लोन लेने की भी, इनको कर्जा लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो पी जो है वो 80 का है। अब ये पी तो चलिए आपको 80 का दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले जुलाई में जो जुलाई 2024 था वहाँ पर इसका जो पी था वो 525 के आसपास था। अब आप ये देखिए कि अगर आप 525 के पी पर अगर आप चीज़ ले लेंगे और अगर 80 का पी आपका आ गया तो अब आप ये देखिए चाहे शेयर की परफॉर्मेंस कितनी भी बढ़िया हो वो आपको घाटा दे के ही जाएगा। और यही कारण है कि अभी रिसेंटली इस शेयर में काफ़ी गिरावट हुई है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ बिना वैल्यू के आपको कोई शेयर नहीं लेना है। 3 साल की सेल जो है वो 47% है, बहुत ही इंप्रेसिव है। और 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 73% है, वो भी बहुत इंप्रेसिव है। प्रमोटर के पास 44% है, एफआईआई के पास 1% है, डीआईआई के पास कुछ है नहीं और पब्लिक के पास 55% है। आज की तारीख में यानी जून 2025 का जो डेटा है उसके हिसाब से पब्लिक के पास 55% है और सितंबर 22 में पब्लिक के पास 44% था, प्रमोटर के पास 55% था। और अब इस जून में ये उल्टा हो गया है, यानी कि प्रमोटर के पास 44% रह गया और पब्लिक के पास 55% आ गया। और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो हैं वो लगातार इस कंपनी में बढ़ रहे हैं। 2,54,000 शेयर होल्डर हो गए, करीब 70-80 हज़ार शेयर होल्डर से। तो इसलिए मैं आपको बार बार एक बात कहता हूँ कि शेयर की जो कभी भी है बिना वैल्यूएशन के आप शेयर ना खरीदें। अगर 500 का पी देंगे सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या अखबारों से सुनकर, अगर आप किसी हाइप में आकर किसी कंपनी को पी देंगे इतना ज़्यादा, पी केवल 1 मीट्रिक है, उसका बिजनेस मॉडल समझना ज़रूरी है। तो
वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी पी उसका कंप्रेस होगा तो आपको शेयर में घाटा ही होने वाला है, आपको नफ़ा नहीं होगा। अब आप ये देख लीजिए 500 के पी से 80 का पी आया, लेकिन शेयर की परफॉर्मेंस 3 साल में बड़ी अच्छी है। ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो अभी भी मुझे इसका पी जो है ना, इसकी जिस हिसाब से परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से ज़्यादा लगता है। और आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान रखना है, वो है कंपनी की परफॉर्मेंस पे, और जो दूसरी चीज़ पे ध्यान रखना है एज शेयर होल्डर वो है उसके वैल्यूएशन पे। कभी भी आपको ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं देना। ये शेयर मार्केट जो है ये एयरपोर्ट पर टैक्सी की तरह है, एक टैक्सी जाएगी तो दूसरी टैक्सी आएगी। आप चीज़ों को तसल्ली से इंतज़ार करिए, ट्रैप मत होइए चाहे कोई कुछ भी कहे। शेयर में लेने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।